आप सभी को नमस्कार। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बुधवार शाम 6 बजे अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान अनुष्ठान की श्रृंखला में आज 68वीं जो हमारी कार्यशाला है वह हम विशेष कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं जो दिव्यांगजनों के लिए है, जिसका विषय है दिव्यांगजनों के लिए सुगमता तथा वेब सुगमता। और आप सभी अवगत होंगे कि इसके पहले हम लोग के 3 विशेष कार्यशालाएं हम लोग दिव्यांग या दृष्टिबाधितों के लिए हम लोग कराए हैं। उसी की श्रृंखला में जैसा कि बाबू सर जिनके लगातार निर्देशन में हम शालाओं का लगातार आभासी पटल के माध्यम से आयोजन कर रहे हैं, उन्हीं के निर्देशन के अनुसार हम हर 7वीं कार्यशाला दिव्यांगजनों के लिए हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और आज यह दिव्यांगजनों के लिए चौथी 68वीं कार्यशाला है। और आज इस अवसर पर श्री कुश वर्मा जी वरिष्ठ लिपिक भारतीय रेलवे राजकोट गुजरात से जुड़े हुए हैं। मैं महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसी क्रम में लगातार जिनके मार्गदर्शन में हम इन आभासी कार्यक्रमों का आयोजन आप सभी की ज्ञानवर्धन के लिए हम कर पा रहे हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर भी जुड़े हुए हैं। सर का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की संचालन जो महोदया हिमाचल प्रदेश से करेंगी, महोदया का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ भारत के विभिन्न प्रांतों में उनका आप सभी की सक्रियता को प्रणाम करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता है कि यह जो पाठ्यक्रम है भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम लगातार मैं हिंदी माध्यम से इसको विकसित किया है और लगातार 4 सत्रों से अध्ययन अध्यापन मतलब ऑनलाइन माध्यम से इसकी प्रक्रिया चल रही है। लगातार कर रहे हैं और राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। और उस तो जो अध्येता करीब 1595 अध्येता इस बार सत्र 2026 के लिए पंजीकरण किए हैं। जो लोग पंजीकरण किए हैं आप सभी जब ऑनलाइन माध्यम से लॉगिन कर पा रहे होंगे, लॉगिन करने के बाद आप लोग सुगमता पूर्वक जो वीडियो है वीडियो सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। उसके साथ साथ जो पाठ्य सामग्री है उसको भी डाउनलोड करके आप लोग उसका अध्ययन कर पा रहे होंगे। और जो 15 सप्ताह का पाठ्यक्रम है उसमें से 12 सप्ताह का ही आप लोगों को असाइनमेंट जमा करना पड़ता था, लेकिन इस बार से आपको पूरा 15 में 10-10 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। असाइनमेंट जमा करने से पहले एक बार पूरे पाठ्य सामग्री को आप लोग ठीक से पढ़ें। ठीक से पढ़ने के बाद जब आपको लगता है कि नहीं अच्छे से हमने तैयारी कर ली है, उसके बाद आप असाइनमेंट पे जाएं और असाइनमेंट के प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। उसमें टाइमिंग की कोई समस्या नहीं है। ये असाइनमेंट जमा करने की 30 अप्रैल 2026 तक आप 15 सप्ताह के पाठ्यक्रम का 150 प्रश्न है टोटल। 15 सप्ताह में 10-10 प्रश्न प्रत्येक असाइनमेंट में है, तो आप लोग 150 प्रश्नों का असाइनमेंट जमा करें, क्योंकि अंतिम परीक्षा में 30 नंबर इसके भी जोड़े जाते हैं। तो जब आप असाइनमेंट जमा करेंगे तो जो बेस्ट आपके 8 असाइनमेंट होंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको उसका नंबर आपको दे दिया जाएगा अंतिम परीक्षा में। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं कहा कि आज हिंदी विभाग लोकल विश्वविद्यालय सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आप हैं। शोधार्थी के साथ साथ आप संवेदनशील साहित्यकार और सामाजिक चेतना से जुड़ी हुई व्यक्तित्व भी हैं। आप एक लेखिका साहित्यकार के साथ साथ काव्य लेखिका भी हैं और लगातार क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर काव्य पाठ भी लगातार करती हैं और इस क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। मैं आपका हृदय के अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज के इस अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान अनुष्ठान का संचालन करें। हार्दिक स्वागत है मैम। धन्यवाद सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री जयशंकर बाबू जी तथा माननीय वक्ता श्री कुशल वर्मा जी, सह संयोजक श्री उमेश कुमार प्रजापति जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। हर एक को मिले जीने का अधिकार, ना कोई पीछे रहे ना कोई लाचार। हर एक को मिले जीने का अधिकार, ना कोई पीछे रहे ना कोई लाचार। सुगम बने ये दुनिया हर इंसान के लिए, यही है हमारा सच्चा विचार। आज के इस महत्वपूर्ण ऑनलाइन कार्यशाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पांडिचेरी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यशाला भाषा प्रौद्योगिकी कार्यशाला श्रृंखला के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए सुगमता तथा वेब सुगमता जैसे अत्यंत प्रासंगिक विषय पर केंद्रित है तथा
आज की इस डिजिटल युग में सुगमता केवल एक सुविधा नहीं, समान अवसर बल्कि समान अवसर तथा अधिकारों का विषय बन चुका है। इस पर मैं अपना थोड़े-से विचार आपके समक्ष रखूँगी। दिव्यांगजनों के लिए सुगमता केवल सुविधा का विषय नहीं, बल्कि यह उनके अधिकार और सम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जहाँ कुछ लोग केवल इसलिए पीछे रह जाएँ क्योंकि हमारे संसाधन उनके अनुकूल नहीं हैं। आज की इस डिजिटल युग में वैध सुगमता अत्यंत आवश्यक हो गई है। यदि हमारी वेबसाइट, ऐप और तकनीकी दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी नहीं है, तो हम वास्तव में समावेशी समाज की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सुगमता का अर्थ है हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना, चाहे वह किसी भी शारीरिक या मानसिक स्थिति में क्यों न हो। अतः यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसा वातावरण और तकनीकी ढांचा विकसित करें, जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जी सके, सीख सके और आगे बढ़ सके। इसी भावना के साथ हमें समावेशी और संवेदनशील समाज के निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए। आज इसी कार्यक्रम में मैं संक्षेप में आज की विशिष्ट वक्ता का परिचय देना चाहूंगी। श्री कुशल वर्मा जी अहमदाबाद, गुजरात के निवासी हैं। अ, आपने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया है। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए की उपाधि प्राप्त की है। इसके साथ ही आपने गुजरात यूनिवर्सिटी से हिंदी विषय में परास्नातक किया है और वर्तमान में इग्नू से आप अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कर रहे हैं। आपको वेब एक्सेसिबिलिटी में के क्षेत्र में लगभग 2 वर्ष का अनुभव है, जो आपने टेक महिंद्रा में कार्य करते हुए अर्जित किया है। वर्तमान में आप 2023 से भारतीय रेलवे में सीनियर क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। अ, इसके साथ ही आप एक रोटर रेक्ट क्लब ऑफ अहमदाबाद वेस्ट ब्लाइंड्स में ही सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। अ, आपका अनुभव और कार्य क्षेत्र हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणा दायक है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। श्री कुशल वर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले तो धन्यवाद मेरे को ये मंच पे स्पीच देने का अवसर मिला। बाबू सर, अ, अ, उमेश सर, मैडम, आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, एक्सेसिबिलिटी और वेब एक्सेसिबिलिटी। आप सबको सवाल हो रहा होगा कि एक्सेसिबिलिटी और वेब एक्सेसिबिलिटी ऐसे दो वर्ड क्यों है। एक्चुअल में एक्सेसिबिलिटी एक बहुत अलग मुद्दा है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हम पहले एक्सेसिबिलिटी पे बात करेंगे। एक्सेसिबिलिटी क्या है, पहले हम वो समझते हैं। एक्सेसिबिलिटी हमारी ज़रूरत है। जो डिसेबल लोग होते हैं और जो नॉन डिसेबल होते हैं उनको भी कभी कभी एक्सेसिबिलिटी का ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे जनों को एक्सेसिबिलिटी की वजह से बहुत कुछ सुविधा मिलती है और बहुत कुछ वो लोग कर सकते हैं। जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 21 डिसेबिलिटीज को मान्यता दी है, जिसमें मेन है ब्लाइंड, सेरिब्रल पॉलिसी, फिजिकल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट। इन सबको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
मान्यता दी है और इन सब क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम आज के टाइम में हो रहा है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हम मनाते हैं 3 दिसंबर को, आप सबको पता होगा। वर्ल्ड डिसेबिलिटी वर्ल्ड में डिसेबल लोग लगभग 1 अरब लोग हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है जो डिसेबल लोगों को जरूरत पड़ती है, जिसमें उसमें बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी क्या है। स्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी मतलब आप आपके कॉलेज में है, आप आपके बिल्डिंग में है, आप आपके आप आपके कोई भी ग्राउंड में है, एयरपोर्ट पे है, बस स्टैंड पे है, वहां पे बहुत सारी जगह पे रैंप नहीं होता है। तो जो व्हील चेयर यूजर है, जो व्हील चेयर के बिना चल ही नहीं सकते, उनको बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी। अगर वो लोग व्हील चेयर से ही ऑपरेट कर सकते हैं तो उसमें उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम पड़ती है जहाँ पे रैंप नहीं होता है। आपने आजकल देखा होगा कि एयरपोर्ट पे ज़्यादातर रैंप बनते हैं या लिफ्ट होती है। अगर हमारी कॉलेज में मैं स्टूडेंट्स को टारगेट करके बोल रहा हूँ कि हमारी कॉलेज में अगर लिफ्ट नहीं है और रैंप नहीं है और क्लास अगर फर्स्ट फ्लोर पे है, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होगी ऊपर जाने में और नीचे आने में। तो हमारी कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल, ये सब अगर इस प्रकार आर्किटेक्ट बनाए, ये ध्यान में रखे कि डिसेबल को भी यूज होता है तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, वेबसाइट भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी में एक्सेसिबिलिटी का यूज़ नहीं होता है, उसकी वजह से वेबसाइट अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाते। काफ़ी टाइम प्रॉब्लम आती है बैंकिंग वेबसाइट में, जहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि हम ही यूज़ करें सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से। वो हमें विजुअल इम्पेयर्ड होने के नाते हमें किसी और पे निर्भर रहना पड़ता है। तो बैंकिंग वेबसाइट अगर एक्सेसिबल होगी तो हम किसी पे निर्भर नहीं रह पाएंगे। ऐसे ही लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी में उनको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें हम ध्यान रखें और एक्सेसिबिलिटी को एक एक्सेसिबिलिटी को जरूरी हिस्सा बनाए हमारी लाइफ का। वेबसाइट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे ग्राफिक, आप लोगों ने काफी जगह ग्राफिक्स देखे होंगे, फोटोज होती है, पिक्चर्स वेबसाइट पे। वो पिक्चर्स आप लोगों को देख के पता चल जाता है कि क्या है, पर वो चीज हमें पता नहीं चलेगी जब तक हमको वो पिक्चर पे ऑल्ट टेक्स्ट नहीं लगा होगा। ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब है कि वो पिक्चर पे एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे वो पिक्चर डिस्क्राइब हो, जिससे वो पिक्चर के बारे में हमें पता चले। मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में वैसी वेबसाइट बताऊंगा और नॉन एक्सेसिबल वेबसाइट, दोनों मैं आपको बताऊंगा। एक्सेसिबिलिटी क्यों जरूरी है? एक्सेसिबिलिटी इसलिए जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारी जगह हमें पीछे रहना पड़ता है अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं होती तो। जैसे कि हम कोई भी बैंक की वेबसाइट खोल रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं अगर बोल रहा है, बराबर हमको नहीं सुनाई दे रहा है, तो वहाँ पे हम लोग अटक जाएंगे। या
कलर ब्लाइंडनेस आपने एक टर्मिनोलॉजी सुना होगा। कलर ब्लाइंडनेस में ऐसा होता है कि वो लोग कलर रिकग्नाइज नहीं कर सकते, और ऐसा 60 इयर्स के बाद के जो पर्सन होते हैं उनको भी काफी बार ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं रखोगे तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी कलर पहचानने में, उसकी वजह से वो वेबसाइट ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। हियरिंग इम्पेक्ट के लिए मैं बताऊं तो कोई वीडियो आपने चलाया है, वीडियो है, और उसमें आपने सबटाइटल या कैप्शन नहीं डाला है, तो हियरिंग इम्पेक्ट के लिए वो वीडियो का कोई मतलब नहीं है। वो नहीं समझ पाएगा कि क्या बात हो रही है, क्या डायलॉग चल रहे हैं, जब तक आप ये कैप्शन या सबटाइटल आपने वीडियो में नहीं डाला होगा। बहुत सारा पार्ट यहाँ पे स्टूडेंट का है। स्टूडेंट बहुत सारे फील्ड के होंगे, आईटी फील्ड के होंगे, आर्ट्स फील्ड के होंगे, साइंस फील्ड के होंगे। तो मतलब मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर आगे जाए और आप लोगों को ऐसा कुछ मौका मिले, मैं आर्ट्स की बात करता हूँ, कोई एमए बीए कर रहा है, आगे जाके कोई कंटेंट राइटर बनेगा, अगर वो लोग ये बात का ध्यान रखें कि डिसेबिलिटी को लेके हम कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं और हमने कोई इमेज लगाया तो उसमें ऑल टेक्स्ट लगाए हम, ताकि विजुअल इम्पैक्ट को पता चले कि ये क्या इमेज है, इसके बारे में क्या है। और भी चीज कोई वीडियो बनाए तो उसमें कैप्शन डालना हम ना भूलें। कोई वेबसाइट अगर बना रहा है, वेब डेवलपर है या वेब डिजाइनर है, तो वो ध्यान रखे कि उसमें ऑल टेक्स्ट डाले, उसमें बटन को लेबल करे। काफी जगह खाली बटन में ग्राफिक्स ही होता है, जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है ढूंढने में कि ये किस चीज का बटन है। मैं आप लोगों को वेबसाइट बताता हूँ। पहले तो अमेजोन की वेबसाइट मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, ये मैंने अमेजोन की वेबसाइट खोली है। ये सबसे अभी एक्सेसिबल वेबसाइट बनी है, और बहुत कुछ चीज़ें इसमें एक्सेसिबल हो गई है। पहले बहुत इशू थे। मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी मैं ग्राफिक के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्क्रीन रीडर के बारे में बता देता हूँ। स्क्रीन रीडर क्या है? आप लोगों ने पहले सेशन अटेंड किए होंगे, उसमें आप लोगों ने मोबाइल के स्क्रीन रीडर के बारे में सुना होगा या देखा होगा कि कैसे काम करता है टॉकबैक, वॉइस ओवर। और काव्या जी ने आपको एप्लीकेशन भी बताई होगी जो हम लोगों को यूज में आती है मोबाइल में। तो ये है लैपटॉप के लिए स्क्रीन रीडर। जो भी कुछ लैपटॉप में आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो सारी चीजें वो बोल के हमको बताता है। वो सारी चीजों की आवाज हमें देता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम कौन सी जगह पे है अभी। तो अभी मैंने क्रोम ओपन करके अमेजोन की वेबसाइट ओपन करी है, और इसको हम कीबोर्ड से ही नेविगेट करते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड कभी भी माउस का यूज नहीं करेंगे। वो लोग कीबोर्ड से ही नेविगेट करते हैं। तो जो भी वेब डेवलपर है या वेब डिजाइनर है, उन लोगों को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आर्या लेबल का यूज करें वो लोग, जिससे वेबसाइट पूरी तरह एक्सेसिबल बन सके। उसमें ग्राफिक में ऑल टेक्स्ट आएगा, बटन में लेबल्स आएंगे, प्रॉपर हेडिंग्स आएगी। वो मैं आपको अब नेविगेट करके बता रहा हूँ। Skip the list with one item, main content, save page, link to move with me. Banner landmark, primary navigation landmark app, not prime link. Amazon.com प्राइम लिंक, ये पूरा मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे पूरा बोल के बता रहा है। अगर स्पीड और कम करनी हो तो मेरे को बताइएगा प्लीज। Deliver the Dynamo Meta 380,028 button.
ये जहाँ पे डिलीवरी का हमने रखा होगा वो पूरा प्रॉपर बोल के बताएगा। अब मैं हमारे बहुत सारे शॉर्टकट्स बने होते हैं स्क्रीन रीडर यूजर के लिए, तो मैं ग्राफिक के लिए जी दबाऊंगा तो ग्राफिक पे जंप होगा डायरेक्ट। Main landmark clickable banner landmark feature content carousel is clickable with one item slide a Shasha transparent mechanical switch fidget keychain for stress relief clicky desk toy for adults portable etc graphic link. ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, किचन है और टॉय है Transparent. बेबीज के लिए, पूरा से डिस्क्रिप्शन भी इन लोगों ने दिया और आप लोगों को ग्राफिक में दिख भी रहा होगा ये चीज। Limo drift infinity Q. Read magic puzzle cool mini gadget for stress and anxiety relief for kids and adults. Graphic link. ये पजल है किड्स और एडल्ट्स के लिए, तो ऐसे पूरा हमें बोल के बताता है जिससे हमें पता चलता है कि हम वेबसाइट पे कौन सी जगह पे है। Short अभी मैं आपको बटन नेविगेट करके बताता हूँ। keyboard shortcuts list with banner landmark primary navigation landmark. Deliver the type search landmark go button. सर्च में अभी ऊपर सर्च बॉक्स है और नीचे जो बटन है उसको इन लोगों ने दिया है गो बटन, जिससे हमें पता चल रहा है कि सर्च में एडिट बॉक्स में हमें लिख के और गो बटन पे हमें प्रेस करना है, जिससे हम कोई भी चीज जो भी हमें सर्च करना है वो सर्च कर पाए। तो ये पूरा एक प्रॉपर एक्सेसिबल वेबसाइट का एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक और वेबसाइट है, आप लोगों को पता ही होगा, फ्लिपकार्ट। उसमें काफी सारी जगह अभी एक्सेसिबिलिटी का लैग है, जिसके लिए काफी सारे जन उन लोगों से बोल रहे हैं कि एक्सेसिबल करो और काफी कुछ चल रहा है अभी। तो वो भी मैं आपको फ्लिपकार्ट का भी बताता हूँ। पहली ही फर्स्ट ही एलिमेंट पे खाली ग्राफिक बोल रहा है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। मैं एक बार आप लोगों को बताता हूँ। Graphic image no description available. ग्राफिक नो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल, ग्राफिक है पर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। Banner landmark search for clickable button. यहाँ पे हम एक बटन है जो मुझे नहीं पता चल रहा है किस चीज का बटन है, खाली यहाँ पे बोला क्लिकेबल बटन। Request OTP button. Request a button. Request no next button. Button. Clickable banner landmark search for clickable button. तो ये वेबसाइट है जिसमें काफी कुछ अभी हमें सही करवाना बाकी है। तो ऐसे दो टाइप के वेबसाइट होते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट डेवलप करो तो उसमें आप लोग मेक श्योर करो कि ग्राफिक तो उसमें ऑल टेक्स्ट हो, अगर बटन्स हो तो उसमें प्रॉपर लेबलिंग हो। अगर हम एच दबाते हैं तो हम हेडिंग पे जंप कर सकते हैं। Content info landmark. Flipkart, India's ultimate one-stop online shopping destination. Heading level 1. What can you buy from Flipkart? Heading level 2. Flipkart loyalty and rewards program. Heading level 2. ये हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, इसमें भी काफी जगह ऐसा होता है कि हेडिंग लेवल 1 पे ही सारी चीजें होती है। हमारे पास उसके लिए भी शॉर्टकट है, कीबोर्ड में 2 3 4 दबाने से हम हेडिंग लेवल पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। पर काफी बार क्या होता है कि एक हेडिंग लेवल 1 ही होता है, उसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि दूसरे हेडिंग है कि नहीं, हम दूसरे हेडिंग पे जंप है कि नहीं। एच से हम कर सकते हैं पर 1 to 6 नंबर से हम जल्दी जल्दी हेडिंग पे जंप कर पाएंगे, तो वो भी एक लैक हो जाता है। तो प्रॉपर हेडिंग देना, कंटेंट राइटर हो तो उन लोग भी अगर उनके कंटेंट में प्रॉपर हेडिंग, सबटाइटल में भी प्रॉपर हेडिंग अगर देंगे तो विजुअल इम्पैक्ट को बहुत इससे फायदा हो। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी क्यों जरूरी है? एक्सेसिबिलिटी इसलिए जरूरी है सबके लिए क्योंकि सब एक साथ में और Speech mode. उससे काम कर सके। हाँ, एक्सेसिबिलिटी
एक्सेसिबिलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि सब एक साथ में और एक स्पीड में काम कर सके। काफी सारी जगह ब्लाइंड और दूसरे डिसेबिलिटी के लोग जॉब में लगते हैं। जॉब में भी बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सेसिबिलिटी के लैक के कारण या अवेयरनेस ना होने के कारण उन लोगों को काफी टाइम तक बैठे रहना पड़ता है या काफी कुछ उन लोगों को करने के लिए नहीं दिया जाता क्योंकि उन लोग सब लोगों को ऐसा होता है कि मतलब विजुअल इम्पेयर्ड है, ये क्या कर पाएंगे। अगर हम करके बताते तब उनको जाके पता चलता है कि हाँ ये कंप्यूटर चला सकते हैं, ये वेबसाइट ऑपरेट कर सकते हैं, ये टाइपिंग कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं। तब जाके हमें पता चलता है और तब वो लोग हमें ऑफिसर्स हमें काम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे आजू बाजू में भी एक्सेसिबिलिटी का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। वेब एक्सेसिबिलिटी की मैंने बात करी, अभी आप लोगों को वेबसाइट जो बताई, तो उसमें भी पहले बहुत लैग थे। अभी बहुत सारी जगह मतलब सही करने लग गए और टेक्नोलॉजी में भी अभी रिसेंटली 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि कोई भी मूवी हो उसमें आपको कंपलसरी ऑडियो डिस्क्रिप्शन, कैप्शन, सबटाइटल ये रखना कंपलसरी जरूरी है। अब 15 मार्च के बाद जो भी मूवीज रिलीज होगी उसमें आप लोगों को प्रॉपर ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी दिखेगा, कैप्शन भी दिखेगा, आपको सबटाइटल भी दिखेगा, जिससे डिसेबल लोग अच्छे से जाके और थिएटर में एंजॉय कर सके। आप लोग अभी स्टूडेंट हो, आप लोग अभी मेन स्ट्रीम में जाएंगे, आप लोगों को ये अवेयर होगी तो आप लोग अपने आप से एक्सेसिबल चीजें बनाने के और आप लोग बढ़ सकेंगे। आप लोगों का कोई का भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। और मैं बस धन्यवाद करना चाहता हूँ उमेश सर को, बाबू सर को, कि आप लोगों ने मेरे को बुलाया और मेरे को बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक बिंदुओं को हमारे माध्यम में अपने माध्यम से हमारे बीच में रखा और आपका ये सेशन बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तरी के तरफ चलती हूँ। किसी प्रतिभागी का अगर कोई प्रश्न है तो वो श्री कुशल वर्मा जी से प्रश्न कर सकते हैं। काव्या मैम जुड़ी हुई हैं, वह भी दृष्टिबाधित हैं और उन्होंने व्याख्यान इस पटल पर दिया है। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर वो भी अपना विचार व्यक्त करें। काव्या मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू उमेश जी। एक्चुअली जो मुझे इस टॉपिक पे इतना नॉलेज है या था वो कुछ ऑलरेडी बोल चुके हैं। और इसमें जो है कि ग्राफिक्स एक ये है कि जो दृष्टिबाधित होता है वो लैपटॉप को या डेस्कटॉप को माउस के थ्रू नहीं चलाता है, हम लोग उसे कीबोर्ड के थ्रू चलाते हैं। तो एक वेबसाइट कोई भी हो या डॉक्यूमेंट कोई भी हो, ऐसा होना चाहिए कि जो हम जैसे कुछ दिखा रहे थे आपको ग्राफिक्स, तो वो ऐसे उसको कर्सर को मूव करके या डाउन डाउन एरोज दबा के नहीं दिखा रहे थे। जैसे एक शॉर्टकट होता है, जैसे जी से ग्राफिक्स, हम किसी वेबसाइट पे एंटर करते हैं, देन हम वहां से जी लेटर दबाते हैं, तो जो भी नेक्स्ट ग्राफिक्स है उस वेबसाइट में वहां हमारा फोकस जाता है। तो जब जैसे ही हम जी दबाते हैं तो प्रेस करते हैं, तो हमें ये चाहिए कि वो जो इमेज है उसका डिस्क्रिप्शन मिले। नहीं तो बस ग्राफिक्स बोलने पर किसी को ये नहीं पता चलेगा ना कि वो क्या है, मतलब स्क्रीन रीडर यूजर की बात कर रहे हो। तो ये एक सुविधा जो उन्होंने बोली। और जैसे हेडिंग लेबल्स देते हैं तो हम एच से नेविगेट करते हैं,
हेडिंग लेबल्स में भी जैसे जो मेन हेडिंग होता है उसको उस पे हेडिंग लेबल 1 देते हैं, देन उसके बाद में जो सब हेडिंग्स आते हैं उसमें 2 3 करके ऐसे हेडिंग लेबल्स ही हेडिंग लेबल 1 हेडिंग लेबल 2 करके चेंजेस है उसमें, वेरिएशंस है, तो वो देना कैसा है वो सीखना है। देन जब लिंक्स या जो भी आप वेबसाइट बनाओ उसको इस तरीके से स्क्रीन रीडर फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, और आप जब वेबसाइट बनाते हो तो जो जिसको कम दिखता है थोड़ा, तो उसके लिए कलर कंट्रास्ट और जूम की जो फैसिलिटी है, जूम की फैसिलिटी तो आजकल लगभग हर वेबसाइट में मैं देख रही हूँ, और कलर कंट्रास्ट का भी, पर ये सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एंड कुछ थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए और आपने प्रस्तुति दी। थैंक यू उमेश जी। तो आगे प्रश्नोत्तरी सत्र के लिए आग्रह करें हमारे जो आभासी श्रोता हैं। सर इसका टाइमिंग यही रहेगा रोजाना दिन, प्रत्येक सप्ताह बुधवार को? अभी तक लगातार ही चल रहा है पिछले 1.5 साल से। जी सर बहुत बहुत अच्छा था सर, सुना मैंने अभी। और हमारे जो आभासी श्रोता आप जुड़े हुए हैं, अगर इस विषय पर उनकी कोई जिज्ञासा है या इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी सर, एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है आज के वक्ता महोदय से कि जो ब्रेल लिपि जिसके माध्यम से पहले अध्ययन सुगम था, उसका जो तकनीकी रूप है वह किस रूप में है? अक्सर कुछ बच्चे हम लोगों से प्रश्न किया करते हैं, उसको आज आधुनिक रूप में एआई तकनीकी या अन्य फील्ड में कैसे यूज किया जा रहा है, या उसके जगह पर उसके स्थानापन्न कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वह दृष्टिबाधित लोगों के लिए या अन्य दिव्यांगजनों के लिए सुगम है? कृपया प्रकाश डालने का कष्ट करें आदरणीय सर। ये आपने जो ब्रेल की बात करी, ब्रेल के बारे में मैं थोड़ा सा सबको बता देता हूँ ताकि सबको पता चले और सब कनेक्ट कर सके। ब्रेल एक 6 डॉट की लिपि है जो दृष्टिबाधित के लिए बनाई गई है। इसमें 6 डॉट में हमारा पूरा अल्फाबेट आ जाता है, A to Z, क ख ग पूरा आ जाता है। सारी जितने भी लैंग्वेज है ये सारी लैंग्वेज 6 डॉट में आ जाती है। अच्छा, सर का प्रश्न था कि जो ब्रेल है उसके साथ में पढ़ाई को कैसे जोड़ा गया है। तो एक ऑर्बिट रीडर करके अभी एक डिवाइस है जो डिजिटल ब्रेल डिवाइस है, जिसमें आप 6 डॉट में कुछ भी लिखोगे तो वो पूरा डिजिटली प्रिंट हो जाएगा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। आपको पीडीएफ बनाना है, आपको वर्ड बनाना है, या आप कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट या पीडीएफ डॉक्यूमेंट को वो डिवाइस में ऑर्बिट रीडर में अगर आप अपलोड करते हैं तो वो पूरा ब्रेल फॉर्म में आपको रीड करके बताएगा पूरी तरीके से। और भी काफी टेक्नोलॉजी तो काफी कुछ आ गई है स्टूडेंट्स के लिए। रिकॉर्डिंग्स आती है तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग सुन के याद कर सकते हैं। और भी काफी सारी एआई को भी जैसे आप चैट जीपीटी को भी बोल दोगे कि मेरे को ऑडियो में ये बुक चाहिए तो पूरा प्रॉपर एक ऑडियो आपको बना के और आपको दे देगा। तो बहुत सारी टेक्निक आ रही है, पर ब्रेल के साथ में एक डिवाइस है ऑर्बिट रीडर, मतलब हाँ, ऑर्बिट रीडर जो है वो 6 डॉट का एक डिवाइस है जिसमें 6 डॉट में ब्रेल में पूरा उन लोगों ने फीड करके रखा है। आप कोई भी पीडीएफ या वर्ड आप उसमें डालेंगे तो वो पूरा आपको ब्रेल लिपि में जो हमारे डॉट्स है उसमें आपको
पढ़ के मतलब हेल्प करेगा, पढ़ पाएंगे। और अगर आप उसमें ऑर्बिट रीडर में 6 डॉट में अगर आप कुछ लिखते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, तो पूरा आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट में या वर्ड डॉक्यूमेंट में वो आपको कन्वर्ट करके भी दे देगा। ऐसे ही एआई में भी आप चैट जीपीटी को कुछ बोलेंगे पढ़ने के लिए तो पूरा एक टॉपिक पढ़ के आपको बताएगा। और तो टेक्नोलॉजी को लेके तो काफी सारी चीजें, पर ब्रेल में ये एक बहुत अच्छा और इनोवेटिव डिवाइस मेरे को लगा, मैंने अभी तक देखा है वो। मुझे लगता ये है बहुत शायद से हम कोई वर्ड डॉक्यूमेंट एआई को देंगे और हम हाँ बोलेंगे कि इसे हमें 6 डॉट्स वाला जो ब्रेल वाला पीडीएफ बना के दो, तो वो दे देगा। फिर कोई आसानी से उसे ब्रेल प्रिंटर से प्रिंट करके भी रीड कर सकता है। यस। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। जी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था डॉक्टर विश्वजीत सर का, और बहुत ही अच्छा जवाब दिया है मुख्य वक्ता ने। मैं चाहूंगा कि इस पर भी प्रकाश डालें। दिव्यांगजनों के लिए कोई विशेष कीबोर्ड होता है? नारायण हरलीकर जी का प्रश्न है। दिव्यांग जन के लिए मतलब दृष्टिबाधित के लिए स्पेशल कीबोर्ड होता है जो ब्रेल में टाइप किया हुआ होता है। उसके बटन के ऊपर ब्रेल से लिखा गया होता है जिससे हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। ये हमें दिल्ली में मिलता है, सक्षम में। इनेबल इंडिया में भी शायद मिलता है, मेरे को बेंगलोर का नहीं पता, पर दिल्ली में तो पक्का मिलता है सक्षम में। और हाँ बस यही है, ब्रेल कीबोर्ड अवेलेबल है। पर जरूरी नहीं है और कि हर कोई वही कीबोर्ड यूज करे। हम हाँ नॉर्मली हर कोई नहीं यूज करता उसे, जिसको जरूरत है वो यूज करता है। बट हर दृष्टिबाधित नॉर्मली जो आप जब लैपटॉप खरीदते हैं उसका जो कीबोर्ड आपने देखा होगा, या नॉर्मली भी जब हम एक्सटेंशन कीबोर्ड खरीदते हैं वही कीबोर्ड यूज करते हैं ज्यादातर लोग। आप लोग सब लोग ध्यान देना, कभी आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसमें 3 जगह आपको डॉट्स मिलेंगे। एक तो नमपैड पे नंबर 5 पे, एक कीबोर्ड पे एफ एफ फॉर फिश, एफ पे आपको डॉट मिलेगा और जे पे आपको डॉट मिलेगा। ये स्पेशली हमारे लिए बनाए गए हैं जिससे हमें पता चले कि कौन सी की कहाँ है और हम फटाफट टाइप कर सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। जैसा आप बता रहे थे कि जिन जिन कीबोर्ड्स पर डॉट दिए गए हैं, तो मैं भी देख रहा था और आज तक मुझे भी जानकारी नहीं थी कि आखिर ये डॉट क्यों इस पर दिए गए हैं। यस। की कोई जिज्ञासा है तो आप प्रश्न अपने रख सकते हैं। सर मेरा प्रश्न ये है कि हम जैसे कंप्यूटर किसी बच्चे को कंप्यूटर सिखा रहे हैं जो दृष्टिबाधित है, उसको हम कौन कौन से टूल बता सकते हैं जिससे वह कंप्यूटर का उपयोग सुगमता से कर सके? किसी को आप अगर सिखा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसमें NVDA नाम का एक स्क्रीन रीडर आता है, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, इसका फुल फॉर्म है। आप गूगल पे लिखेंगे NVDA स्क्रीन रीडर तो फर्स्ट लिंक ही वेबसाइट की आ जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके पहले तो आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद में पूरा कंप्यूटर आपका बोलने लगेगा। आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, आप जो भी टाइप कर रहे हैं, आप जो भी आइकॉन पे फोकस रख रहे हैं वो पूरा बोलेगा, पर कीबोर्ड से, माउस से वो बहुत कम बोलेगा, कीबोर्ड से वो पूरा प्रॉपर बोलेगा। और किसी भी दृष्टिबाधित को आपको अगर सिखाना है तो कीबोर्ड से ही सिखाना पड़ेगा। ये एक फ्रीवेयर है NVDA जो ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हुआ है, और ये अभी बहुत प्रचलित है विजुअल इम्पैक्ट के लिए। अभी रेलवेज में और सब जगह यही सॉफ्टवेयर से काम हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जो लोग आज पहली बार हमारी इस आभासी कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, आप सभी को मैं सूचित करना चाहूँ, बाधितों के लिए हमने आयोजित की है, और जो वर्तमान समय पे कौन कौन से तकनीकी उपकरण हैं जो दृष्टिबाधितों के लिए उनके मतलब दिन पर दिन के जो काम होते हैं, कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो सहायक होते हैं, उनकी मदद लेके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं तथा अपने करियर को भी वो अच्छा उसको कर सकते हैं। एक प्रश्न और है, आशा प्रजापति जी ने किया है, ब्रेल लिपि सीखने की कोई उम्र होती है क्या? कुछ लोगों की किसी कारणवश आंखों की दृष्टि चली जाती है, तो क्या वे भी ब्रेल लिपि सीख सकते हैं? पहले मैं आपका आंसर दे देता हूँ। आपने उपकरण के बारे में पूछा है कि सहायक उपकरण क्या क्या है। तो सबसे पहले तो वाइट केन, जो हमारे पास स्टिक होती है, विजुअल इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, दृष्टिहीन व्यक्तियों की वाइट केन होती है, वो हम लोगों को बहुत यूजफुल रहती है। उससे हमको पता चलता है कि आगे कुछ अगर आ रहा है, कुछ रुकावट आ रही है, तो स्टिक हमें बता देती है पहले से कि आगे कुछ है, तो उससे हम इजीली मूव कर सकते हैं। प्लस आजकल ग्लासेस आ गए, मेटा ग्लासेस, आप लोगों को पता होगा। मेटा ग्लासेस हम लोगों को बहुत यूजफुल हो रहा है। हम लोग वो पहन के रखते हैं और कुछ भी पूछते हैं मेटा एआई से, तो हमारे सामने क्या है वो पूरा हमें डिस्क्राइब करता है। पिक्चर क्लिक करके वहाँ पे हम लोगों को पूरा लाइव सीन वो बताता है। तो ये एक बहुत अच्छा डिवाइस आया है मेटा ग्लास का, जो बहुत सारे जन अभी यूज कर रहे हैं और बहुत यूजफुल है दृष्टिहीन के लिए। बाकी बहुत आधुनिक टेक्निक की व्हील चेयर आ गई है अभी, जिसमें आप स्पीड सेट करके व्हील चेयर यूजर स्पीड सेट कर सकते हैं। लेफ्ट राइट करना हो तो पहले बहुत दिक्कत होती थी, अब एकदम आराम से हो जाता है। तो व्हील चेयर यूजर के लिए भी ये चीजें, हमारे लिए दृष्टिबाधित के लिए एक तो ये मेटा ग्लासेस मैंने कहा वो बहुत अच्छा है, और वाइट कैन, और हमारे पास मोबाइल में सॉफ्टवेयर है जो हमें यूज आते हैं बहुत सारे, जैसे कि बी माई आईज, वो काव्या ने आप लोगों को पहले बताया होगा। वो भी बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है, जिसमें हमें पिक्चर अपलोड करके और वो पिक्चर के बारे में पूरा बता देता है, या कोई पिक्चर वाली फोटोज स्कैन करके आजकल पीडीएफ बनती है, तो पूरी पीडीएफ रीड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है एनविजन एआई। एनविजन एआई से हम लोग पूरी पीडीएफ प्रॉपर रीड कर सकते हैं, उसको वर्ड फॉर्मेट में हम लोग सेव कर सकते हैं। फोटो पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, जो फोटो स्कैन करके पीडीएफ आप लोग बनाते हैं। आजकल नोट्स भी स्कैन करके और पीडीएफ बन जाता है। तो मैं स्टूडेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट को ये सब बहुत काम में आता है। एनविजन एआई, बी माई आई, और भी काफी एप्लीकेशन है आजकल। तो एंड्रॉयड फोन का गूगल ने इनबिल्ट भी सॉफ्टवेयर ऐसे निकाल दिए कि अगर एक फोटो हो तो वो आपको ऑन द स्पॉट स्कैन करके और वो आपको डिस्क्राइब कर देगा कि फोटो में क्या है। जी धन्यवाद सर। एक जो प्रश्न हमने पूछा था आपसे कि क्या, एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है कि क्या ब्रेल लिपि सीखने की कोई उम्र होती है? कुछ लोग जन्म से ही दृष्टिबाधित होते हैं, कुछ लोगों की दृष्टि बाद में जाती है, तो क्या ऐसे लोग जिनकी दृष्टि बाद में जाती है वो ब्रेल लिपि सीख के अपने काम को सुगम बना सकते? बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। पहले तो हम समझते हैं दो टाइप से, मतलब ब्लाइंडनेस आती है। एक तो बाई बर्थ होती है, जब बर्थ होता है बच्चे का तब से ब्लाइंडनेस आती है, और एक होती है आफ्टर बर्थ,
उसको हम लेट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं काफी बार। अगर 10 साल 12 साल 20 साल बाद अगर बच्चे को ब्लाइंडनेस आता है तो उसको हम लेट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं उन लोगों को ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाया जाता है, जिसमें ब्रेल प्रॉपर सिखाया जाता है। और लेट ब्लाइंड होते हैं उन लोगों के लिए भी 2 महीने के 1 महीने का अपने अपने जो बड़ी सिटी है वहाँ पे स्कूल्स हैं, वहाँ पे सिखाया जाता है प्रॉपर वे में। और इतना मुश्किल नहीं है ब्रेल सीखना, ब्रेल आप कोई भी उम्र में सीख सकते हैं। अभी बस टेक्नोलॉजी आ गई है तो ब्रेल थोड़ा सा कम हो गया है, पर ब्रेल की भी महत्वता उतनी है जितनी पहले थी। जी धन्यवाद। और हमारे आभासी श्रोता अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप बेहिचक आप अपने प्रश्न को रखें। मैं आग्रह करना चाहूंगा आज के इस अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान अनुष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर सी जयशंकर अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। सर हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद उमेश जी। और मैं आदरणीय कुश वर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और उनका परिचय देने वाली हमारी छात्रा आदरणीय काव्या जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, जिसकी वजह से हम आज कुश वर्मा जी की जो प्रतिभा है और उनके हम लोग जैसे कुश वर्मा जी को भी जानकारी मिले। ये आंदोलन जो चला रहे हैं अभी, जैसे आपको पता चला 68वीं कार्यशाला, और कार्यशाला के दिन कोई छुट्टी कुछ हो लेकिन हो रही है। इसके अलावा 2 और कार्यशाला श्रृंखलाएं चल रही है, वो हर नमासे के दिन और हर शनिवार, दोनों भी भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित होकर अब वो कार्यशालाएं चल रही है। और लगातार ये कार्यशालाएं हम लोग चला रहे हैं। और 30 दिसंबर के दिन जो IDPD है, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ जो डिसेबल्ड दिन है, तो उस दिन हमने तय ये किया है कि हर 7वीं कार्यशाला जो भी है तो उसको हम जो केवल दृष्टिबाधित नहीं सब पर केंद्रित करना चाह रहे थे। लेकिन सबसे पहले हमने दृष्टिबाधितों पर ही केंद्रित किया है। जैसे एक कार्यशाला इससे पहले भी कर थी, मतलब 3 दिसंबर से पहले भी, तो उस बाद अभी तक 3 ऐसे वक्ता हमारे सामने आए हैं, तो जिसकी वजह से हमें तो ये डेटा है कि हम लोग निश्चय आगे की जितने सारे कि अब जब कुश वर्मा जी ने अपनी बात शुरू की है और उन्होंने भी वही बात कही है कि केवल दृष्टि बाधित ही नहीं, कई रूपों में बाधित व्यक्ति जो भी है, केवल यहाँ पे उनको कोई मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो दृष्टि बाधित हुए या जो सुनने में जिनको दिक्कत है या चलने में दिक्कत है, केवल इतने ही नहीं है, जो ठीक ठाक है उनको भी कोई मतलब कोई दुर्घटना हो जाती है तब जाकर पता चलता है कि उनको कितनी दिक्कत आ रही है। और आजकल ऐसे कई सारे रोग हैं, जैसे घुटनों की समस्या, मतलब घुटने चलने नहीं देते हैं, ऐसे भी कई लोग बाधित हैं और कई रूपों में। जैसे कुश वर्मा जी ने कहा कि मान लीजिए हवाई अड्डे पे हैं, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे हैं, तो वहां आप तो पहुंच गए, अपने गंतव्य स्थान पहुंच गए, फिर वहां से घर तक पहुंचने के लिए कितनी सारी चुनौतियां हैं। हाँ, आप ये मान के चलिए कि आज आपके पास हाथ में मोबाइल है और एप्स हैं, आप एक्सेस भी कर पा रहे हैं उनको, और आपने कोई टैक्सी बुक कर लिया, आप चले गए, वो बात अलग है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ एक सामान्य व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति जो कि इतने सारे साधन संपन्न नहीं है, साधन संपन्न कहने का आशय क्या है, तो निश्चित रूप से मान लीजिए अब आपके पास एक टैक्सी को चुकाने के लिए पैसे नहीं है। अब मेरे पास टैक्सी को चुकाने के पैसे भी है, मैं जरूर जाना चाहूंगा कि एक सामान्य बस से जाना चाहूंगा या चल के जाना चाहूंगा। अब चल के जाने की बात ही मैं कहूँ, हम लोग चल के जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ सड़कें जो भी है, दोनों तरफ
जो मतलब चलकर जाने वालों के लिए जो फुटपाथ होने चाहिए। ये तो आपको पता है कि बड़े बड़े शहरों में भी फुटपाथ हो या छोटे शहरों में भी फुटपाथ हो, उस पे व्यापारी लोगों ने घेर लिया उसको, और कई जगह फुटपाथ ही नहीं है। और ये देखिए, अब हम अपने के लिए जो मतलब आसान है चलना, तो ऐसे लोग ही उसको बड़ी समस्या मान रहे हैं। अब दूसरों के लिए कितनी सारी समस्याएं आप देख लिए, एक व्हील चेयर के साथ जा रहे हैं, व्हील चेयर पर बैठकर, आजकल मोटराइज्ड व्हील चेयर भी है, तो वो बीचों बीच सड़क पे तो नहीं जा सकते, साइड में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, आजकल ऐसी गाड़ियां आ गई है, बच्चे बिल्कुल सोचते नहीं है, उनको जब तक अपंगों पे नहीं बनते तब तक उनको ध्यान नहीं आता कि क्या है, कितनी तेजी से जाते हैं। ठीक है, वो खैर वो अलग समस्या है, लेकिन हमारी चेतना में हम केवल अपना सोचते हैं, दूसरों का ध्यान नहीं देते हैं। तो वास्तव में हमने ये कार्यशाला श्रृंखला जो भाषा प्रौद्योगिकी संबंधी इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसलिए शुरू की है कि जो भी टेक्नोलॉजिस्ट है, तो टेक्नोलॉजिस्ट में वो चेतना हो कि केवल हम मतलब जो ठीक ठाक सब कुछ है, जो मतलब जो काम कर सकते हैं, केवल उनके लिए नहीं, सबके लिए हम लोग एक्सेसिबिलिटी दें। तो उस दृष्टि से कुश वर्मा जी ने अभी तक अपने व्याख्यान के दौरान दो दृष्टियां हमें दी है। एक तो एक्सेसिबिलिटी की सामान्य जो परिभाषा है उन्होंने दी है, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इस दृष्टि से हम निश्चित रूप से हमारी कार्यशालाओं को जो हर 7वीं कार्यशाला केंद्रित कर रहे हैं, वो हम लोग निश्चित रूप से सब पर केंद्रित करेंगे। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपने इस पर काफी विस्तार से प्रकाश डाला है। और दूसरा कि विशेषकर वेब एक्सेसिबिलिटी, तो इस पर बोलते हुए चूंकि हम पूरा व्याख्यान हिंदी में ही कर रहे हैं, और हिंदी वाले जितने सारे जुड़ते हैं और उनको लेकर हम लोग एक बात पर ध्यान देते रहते हैं, तो कहते हैं कि ये हिंदी में नहीं है, और हिंदी में नहीं है, इस बात पर 1 मिनट पर मैं बोलना चाहता हूं। अब भारत संघ की राजभाषा हिंदी घोषित होकर 75 साल पूरे, और हम आगे बढ़ रहे हैं विकसित भारत की ओर। हिंदी में ही चीज नहीं है, ये हिंदी में इस है 1 मिनट के लिए, जिसको अंग्रेजी नहीं आती, मान लीजिए अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, वेबसाइट मैं खोलता हूँ, वेबसाइट है वहां देखिए, जो पढ़ा लिखा आदमी के लिए भी वो वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। करंट एक्सेसिबिलिटी क्या है, भाषा, तो आप कहेंगे कि उसका अनुवाद कर सकते हैं के टूल के गूगल के से। क्या गूगल इतना सक्षम बन पाया है, तो उसको सक्षम बनाने की दृष्टि से हम भाषा प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में चेतना सब में जगा रहे हैं, विशेषकर हिंदी के माध्यम से दुनिया भर में लोगों में ये चेतना जागृत हो। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग इसमें विस्मृत नहीं है कि हर प्रकार के जो भी बाधित है, तो उनकी मतलब उनके प्रति हमारे कर्तव्य की चेतना हम रखते हुए टेक्नोलॉजी का विकास करें। तो यहाँ उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे अभी शुरुआत में जैसे कुश वर्मा जी ने कहा, रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डे में भी हो, आपको सड़क पार करना है। अब सड़क पार करना है तो पुल है, ठीक है, तो पुल है तो आपको सीढ़ियां चढ़कर जाना है। जो चढ़ नहीं सकते उनकी क्या स्थिति है, तो उनको रैंप है, ठीक है। रैंप हम लोग जो मतलब अभी मैं परसों एयरपोर्ट में उमेश जी से बात करते हुए चल रहा था, और एयरपोर्ट में साफ सुथरा होते हैं एयरपोर्ट, तो आपको पता है, लेकिन उस दिन वहां पे जो वाटर के आगे एक जगह पे पता नहीं किसी ने गीला कर दिया था, मतलब मेन वॉकिंग एरिया में ही थोड़ा सा पानी गिराया था, इस ओर मेरा ध्यान नहीं गया, फिसल के गिर पड़ा। अब मेरी स्थिति ये है, जो सीधा साधा देख पाता हूं मैं और ये सब है, बाकी की क्या स्थिति है। तो यहाँ पे मतलब हमारी चेतना ये होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी की बात ही नहीं है, बाकी कई दृष्टियों से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कितने सारे प्रकार के लोग हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि हम लोग जल्दी में चढ़ना जल्दी में उतरना ये तो करते रहते हैं। अब गाड़ियां जो है, अभी उदाहरण के लिए आपको चेन्नई का उदाहरण देना चाहता हूँ। चेन्नई में सिटी बसेस में जिनका व्हील चेयर है, व्हील चेयर के साथ वो चढ़ सके, इस प्रकार
मतलब उसका फुटबोर्ड बहुत नीचे कर दिया गया था। फुटबोर्ड नीचे कर दिया गया, लेकिन कंडक्टर का दिमाग में फुटबोर्ड नीचे नहीं होता है। आप समझ गए बात। यहाँ पे मतलब एक भौतिक साधन में सुविधा करने मात्र से नहीं, तो उसको जो ड्राइवर चलाता है, ड्राइवर का ये ध्यान जरूर रहना चाहिए, कोई व्हील चेयर वाला आ रहा है उनके लिए गाड़ी रोक के रखे, और गाड़ी में बैठने वाले सबका पेशेंस भी उतना होना चाहिए। और मैंने कई बार देखा यहाँ तक कि यहाँ दक्षिण भारत में ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उत्तर भारत की तुलना में, क्योंकि पूरे भारत में मैं भ्रमण कर चुका हूँ। तो उस दृष्टि से हमारे पास यहाँ तक कि जैसे तमिलनाडु में तो 24 घंटे गाड़ियां चलती है। और हाँ, और उसमें पहले सीट जो भी होता है, मतलब जहां आप चढ़ते हैं बस, वहां पे जो सीट होते हैं, तो वो विकलांगों के लिए या दिव्यांगों के लिए, जो भी हम आधुनिक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके लिए निर्धारित होते हैं। वहां से जो पहले से बैठे हैं, जैसे ही कोई आए हैं देखते ही उठकर स्थान देना चाहिए, वो नहीं देते, पहली चीज। और मान लीजिए मैंने ये भी देखा यात्रा करते समय, तो कंडक्टर को यहाँ तक कि वो बताएं कि मेरे ये साधन है, वो कहते हैं इनको रखने की जगह नहीं है। तो ये बहुत गलत है। मतलब सबसे पहले हमारी चेतना में परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे मैंने कभी कहा कि जब वेबसाइट हिंदी में नहीं है, ये बात तो सही है। अब जैसे कुश वर्मा जी ने जिस ढंग से हमें बताया कि वेबसाइट में जो ग्राफिक्स है, जो इमेजेस है, तो उनको पढ़ने के लिए तो कैसे उनको एक्सेसिबल बनाना चाहिए सभी के लिए, विशेषकर दृष्टिबाधितों के लिए किस ढंग से उसको सक्षम बनाना चाहिए। उन्होंने दो ऐसे वेबसाइट्स बताकर, विशेषकर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का, कैसे अमेजॉन में वे मतलब आसानी से एक्सेस कर पाए, कैसे फ्लिपकार्ट में नहीं कर पाए, ये भी बताएं। लेकिन यहाँ पे निश्चित रूप से हम डिजिटल इंडिया जैसे ये शब्द प्रयोग कर रहे थे पिछले 20 साल से, और पिछले 10 साल से इसका ज्यादा ही प्रचलन होने लगा था। लेकिन मेरी चिंता इस बात की भी है, मैं क्योंकि पिछले 30-40 साल से टेक्नोलॉजी को लेकर ही काम कर रहा हूँ, तो तब मेरे सामने ये चिंता आती है कि हमारे पास मतलब जो ठीक ठाक हम देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं वेबसाइट्स, उनके लिए भी एक बड़ी समस्या ये होती है कि कहीं कहीं क्या कर देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना देते हैं और इतने गंदे ढंग से उसका स्कैन किया जाता है और उसको वेबसाइट में डाल दिया जाता है। अब आप देखिए, ये हम ही और वो डिजिटल साधन, मतलब आप जो भी जैसे अभी एनडीए की और बाकी जितनी सारी जो एप्स है उनकी बात कुश वर्मा जी ने की है, तो वो साधन भी सक्षम नहीं हो पाते। कारण उदाहरण के लिए हम लोग मान लीजिए गूगल लेंस ले लें। गूगल लेंस ले लें, आपको कोई भी मतलब दीवार पे कुछ लिखा हुआ है उसको भी स्कैन कर सकते हैं हम लोग, उसको डिजिटली कन्वर्ट करके फिर उसको रीडेबल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है, जहाँ पे स्पष्टता नहीं है, मतलब वेबसाइट्स में ऐसी चीजें जब डालते हैं तो उनका ये विवेक होना चाहिए कि ये टेक्स्ट में क्यों नहीं डाला जा सकता। जब टेक्स्ट में बनाया और फिर उसको स्कैन करके सब जो डाला जा रहा है, तो उसमें ये चेतना आनी चाहिए कि ये टेक्स्ट में होता, बहुत आसानी से हर किसी को मतलब वो टेक्स्ट रीड के मतलब जो स्क्रीन रीडर के माध्यम से उसको पढ़ा जा सकेगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और विशेषकर कुश वर्मा जी ने बहुत ही संक्षेप में हमारी दृष्टि चेतना इतनी बढ़ाई है कि उनका व्याख्यान दो महत्वपूर्ण आयामों पर रहा, एक एक्सेसिबिलिटी और वेब एक्सेसिबिलिटी। इन दोनों पर उन्होंने जो बातें रखी है हमारे पास, ये तमाम वेबसाइट निर्माता और साथ ही साथ हर संस्था की वेबसाइट के जो भी निर्माता है तक और उसके प्राधिकारियों की ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे इस कार्यशाला को रिपोर्टिंग कई मिल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कुश वर्मा ने जो महत्वपूर्ण बातें की है, हमारी लगातार चर्चा होती रहे और बात वहां तक नीति निर्माताओं तक पहुंचे, और विशेषकर टेक्नोलॉजी डेवलपर्स जो भी है, हम लोग जैसे इस साल को हमने कहा भाषा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ईयर,
तो इसमें स्टार्टअप के लिए हम लोग कई सारे एरियाज देने वाले हैं, लेकिन इन सबको ये जरूर ध्यान रखना है, एक्सेसिबिलिटी की जहां समस्या है तो वहां समाधान खोजने की दिशा में हम अग्रसर हो, और तभी ये हमारे ये चर्चाएं सार्थक लगेंगी। अन्यथा ये केवल हम लोग बात करके छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि हमारे जितने सारे प्रतिभागी जुड़ रहे हैं, तो भले ही उनकी संख्या कम हो, लेकिन वे सारे बहुत ही सक्षम हैं और बहुत ही संवेदनशील। मैं उनसे यही करना चाहूंगा, जैसे कुश वर्मा जी ने और सुरेंद्र जी ने और काव्या जी ने और विक्रम साहब ने बीच लगातार जुड़कर जो चेतना हमें दी है, तो उसका हम लोग भरपूर मतलब उस चेतना का फायदा उठाते हुए इस दृष्टि में कार्य करें। और दो तीन बातें और मैं जो सवाल आए हैं उन पर भी मैं बोलना चाहता हूं। जैसे कुश वर्मा जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि स्क्रीन जो मतलब जो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में जो 3 बिंदु जहां एफ जे एंड मतलब नंबर पैड पे 5 पर जो भी आपको स्पर्श करते ही पता चल जाता है कि वहां वो है। तो ये जैसे काव्या जी को मैंने टंकन सिखाया, तो काव्या जी को कभी ऐसा नहीं कहा कि आप इस ढंग से करो, तो आसानी से पहले की मतलब जहां वो बिंदु है मतलब एफ एंड जे वो ध्यान में है, तो उसके बाद बाकी मतलब जो मतलब बाएं तरफ के हाथ में, बाएं हाथ में छोटी उंगली जो है उसमें क्या है, और फिर रिंग फिंगर में क्या है, फिर बीच वाली उंगली में क्या है, तर्जनी में क्या है, फिर अंगूठे में क्या है, बस इतना बता के फिर कहने से बहुत आसानी से वे कर पाए हैं। और जो भारत सरकार ने 1970 के दशक में जिस कुंजी पटल को मानक बनाया था भारत के संदर्भ में भारतीय भाषाओं के लिए, वो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है इनस्क्रिप्ट। इनस्क्रिप्ट सीखने से फायदा क्या है? निश्चित रूप से इनस्क्रिप्ट से कम भाषा मतलब प्रमुख भारतीय लिपियों में टंकन किया जा सकता है। मुख्यतः मैं टंकन को लिपियों पर केंद्रित कहना चाहूंगा, क्योंकि भाषा केंद्रित नहीं है। अब आप पूछिए कि अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, तो अंग्रेजी की लिपि अंग्रेजी बोलते हैं बच्चे, मतलब जो रोमन नहीं पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी ही नहीं, जर्मन, फ्रांसीसी और कई सारी यूरोपीय भाषाओं के लिए एक ही लिपि है, वही रोमन लिपि है। अब तमाम उत्तर भारत की कई सारी भाषाओं के लिए एक लिपि है, देवनागरी लिपि। तो उस प्रकार की स्थिति में तो लिपि केंद्रित टंकन मान के चलेंगे, तो कई सारी भारतीय लिपियों के लिए एक ही कुंजी पटल है। तो अब हम लोग जैसे काव्या जी ने कहा कि एक हम लोग लैपटॉप खरीदते हैं। अब लैपटॉप के लिए जैसे आपने कहा कि यहाँ पे कीबोर्ड पे जैसे कोई सवाल आया था आशा प्रजापति जी का कि कीबोर्ड को हम लोग जैसे अभी कि आपकी अपेक्षा ये थी कि क्या ब्रेल आधारित बनाएंगे, तो ब्रेल आधारित बनाएंगे तो फिर सारे लोगों के लिए फिर अलग से नहीं बना सकते हैं। और मान लीजिए कि किसी को असुविधाजनक है ब्रेल आधारित कीबोर्ड, तो उनके लिए अलग, इनके लिए अलग नहीं हो सकता। कीबोर्ड तो एक ही है। और जैसे गाड़ी जो ड्राइव करते हैं आप, तो गाड़ी के लिए आपका जो गियर रॉड है वो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन इसको आप लोग जैसे चलाते हैं, एक बार पता चल गया तो इस तरफ आप आए तो फर्स्ट गियर है, इस तरफ सेकंड गियर है, इस तरफ रिवर्स गियर है, तो उस तरह पर आप ड्राइव करते हैं, देखे बिना ही करते हैं। हर कोई जो देख सकते वो भी कभी नहीं देखेंगे, देते हैं। कीबोर्ड भी वही है, तो कीबोर्ड भी आपको देखकर टंकित करने के लिए नहीं, जब सिखाया जाता है, पहले सिखाया जाता था ढंग से टाइपिंग, उस समय आपको ब्लाइंड टाइपिंग कहते थे उसको, मतलब बिना देखे टाइप करना है, क्योंकि टाइपराइटर पे ही ऐसा करवा देते थे। अब कंप्यूटर में और आसानी से आप कर सकते हैं। तो तमाम भारतीय भाषाओं के लिए एक ही कुंजी पटल जो इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल है, उसकी चेतना आज कम हो रही है। लोग इस एक तरफ कहते हैं हम हिंदी प्रेमी हैं और हिंदी भक्त हैं, दूसरी तरफ पूरा अंग्रेजी में ही चला देते हैं। तो उदाहरण हमारे पास भी है, हमारी कार्यशालाओं में जितने लोग जुड़ते हैं उनका चॉइस तो है जरूर,
वो अपना नाम क्या देवनागरी में रखते हैं, उनका अपना चॉइस है। जब रखने की सुविधा है तो रख सकते हैं। तो अब देखिए, मैं देवनागरी में लेता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कह दिया, तो मेरे नाम देवनागरी ना जानने वाला नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैंने क्या किया, देवनागरी में भी रख दिया, फिर वही रोमन में भी रख दिया, ताकि कई लोग उसको पढ़ सके। तो ये एक्सेसिबिलिटी की पॉइंट है। तो ये एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे मैं तमिलनाडु में आया, तो जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन में उतरा, तो डॉक्टरेट था मेरे पास, लेकिन मैंने अपने को एकदम निरक्षर मान लिया, क्योंकि पढ़ नहीं पा रहा था कहीं पे भी। तो उसी दिन मैंने तय किया कि आज ही मैं सीख जाऊं ये सारे अक्षर। तो वो स्थिति जो मतलब जो देख पा रहा हूँ, मेरी ये स्थिति है। बाकी अब जैसे दृष्टिबाधित और अन्य जो भी मतलब दिव्यांग है जन है, तो उनकी समस्याएं और उनके लिए समाधान की चेतना हमें जो जागृत होनी चाहिए, उस दृष्टि से एक्सेसिबिलिटी और वेब एक्सेसिबिलिटी पर कुश वर्मा जी ने अभी तक जो अपने विचार दिए हैं, और हमारे प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं की जो पूर्ति की है, उनके प्रति हार्दिक अभिनंदन करते हुए और उनकी इस आत्मीयता के प्रति पूर्वक तक हूँ। शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन, आप चाहते हैं भी आप हमसे जुड़ते हैं, और जरूर हमारे ये पाठ और निश्चित रूप से उनके लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि इस पाठ्यक्रम का में जो चेतना हम उपेक्षा जो है, उनके लिए टेक्नोलॉजी, तो इसको लेकर बार बार फिर वही चीज आ जाती है कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में या बड़े बड़े जहां नीतिगत निर्णय लेने हैं, तो उन लोगों में मैं कह सकता हूं कि अभी भी डिजिटल रूप से वे लोग अभी एलकेजी लेवल में भी नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूँ, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। एलकेजी लेवल में नहीं, मतलब वहाँ डिजिटल चेतना ऐसी होनी चाहिए कि वे लोग अभी देखिए, जैसे कुश वर्मा जी ने ऐसे जैसे कहा, एक वेबसाइट, हम वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी की जो बात कही, वेबसाइट खोलते ही हम जो देख पाते हैं ठीक ढंग से, तो वो जो दृश्य आपके सामने आ जाता है, तो वो तो आपको सही है। लेकिन अब जो देख नहीं पाएंगे उनके लिए जो वहां पे उनकी एक्सेसिबिलिटी की दृष्टि से जो डिजिटल इमेजेस के लिए जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जैसे कि एनवीडीएस वगैरह को डिस्क्रिप्शन दे सके, ताकि वो नेविगेशन में उनको आसानी लगे, तो ये जरूरी है। तो इस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि जहां भी कि हम अपने स्तर पर जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से विशेष कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी संबंधित जितने सारे बन रहे हैं, तो मैं भी वास्तव में अपने विद्यार्थियों को हर साल कुछ प्रोजेक्ट्स देता रहता हूँ। और इसी टाइप के जैसे मूक भी, फॉर एग्जांपल मूक आप देख लीजिए, स्वयं मूक से, तो स्वयं में आप जाएंगे तो जो ठीक ठाक देख सकते हैं वे लोग भी अभी भी, जैसे 1500 मतलब 95 विद्यार्थी इस सत्र में है, उसमें मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि 1200 से ज्यादा विद्यार्थी, मान लीजिए उसमें से आधे लोगों ने भी अंदर गए, मान लीजिए पृष्ठ खोला, वेब पृष्ठ तो स्वयं का, तो उसके बाद कोई पाठ नहीं देख पाए होंगे। कारण क्यों नहीं देख पाएंगे, उनके सामने उनकी आदतों में या उनकी समझ में क्या है, हाइपर लिंक्ड होना चाहिए। हाइपर लिंक वाला जो है ब्लू में होता है, तो जो ब्लू में होता है वहां पे जाके कर्सर रखते क्लिक करते हैं। स्वयं ने आजकल अपना इंटरफेस बदला, लेकिन इस दिशा में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जो वीक 1 वीक 2 लिखा गया है वो काले अक्षरों में है, वहां हाइपरलिंक नहीं दिख रहा है। अब लोग जितना उनका दिमाग है उसके आधार पर देखेंगे, ऐसा इस पन्ने में कुछ भी अभी नहीं डाला गया, किसी से नहीं पूछेंगे, क्योंकि इतना एक्सेसिबिलिटी हमारी तो दी है हमने। विशेषकर मैं उमेश भाई को धन्यवाद जैसे शब्द के साथ उनका वो पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने अपने कि मैं हूं ना हूं कार्यशाला चल रही है, से लगातार चला रहे हैं। और विशेषकर उसमें जैसे अभी कुश वर्मा जी का संपर्क तो मिल गया, लेकिन कुश वर्मा जी से बात करके कुश वर्मा जी के लिए जो एक्सेसिबिलिटी देनी चाहिए हमारे इस मंच पे, तो वो करने के लिए सबसे पहले उनके साथ संवाद करें, फिर उनको तैयार करें, फिर लाएं। तो ये जो है ये बिल्कुल 1 मिनट या 2 मिनट की बात नहीं है। अब
जितनी आत्मीयता कुश वर्मा जी के साथ उमेश जी ने साधी है, तो उसकी वजह से मैं अधिकार पूर्वक कह सकता हूं कि अगली बार उमेश जी या मैं या कोई भी कुश वर्मा जी से कहे, कुश वर्मा जी, सांद्रा जी भी कुश वर्मा जी को कॉल करें, कुश वर्मा जी हम ये बताना चाहते हैं, हमारे साथ अभी सांद्रा जी है। सांद्रा जी दक्षिण अमेरिका के पोर्ट ऑफ स्पेन से जुड़ी है और इतनी दूर दराज के देशों से हमारे पास लगातार जुड़ते हैं। हमारी कार्यशाला में अनुपस्थिति का दिन एक नहीं होता सांद्रा जी का, पूरा समय जुड़ी रहती हैं। अब जिस संवेदना को लेकर मैं बात कर रहा था, उस संवेदना पर आज रात 9 बजे से पहले एक कविता मेरे साथ पास पहुंच जाती है और इस ढंग से मतलब जो संवेदनशीलता के साथ वो कविताएं रच रही है, कविता तो मैं प्रकाशित ही करवा रहा हूँ एक पत्रिका में जिसका मैं प्रधान संपादक हूँ, भले ही 1 महीने के बाद उनके साथ पास मैं पहुंचा रहा हूँ। तो ये मैं बता रहा था कि हम लोग कई दृष्टियों से संवेदनशील और साधन संपन्न है। इस दृष्टि से जैसे आपका आज आपने जो व्याख्यान दिया है, इस पर हमारे प्रतिभागी इतने संवेदनशील है, निश्चित रूप से इस पर वे अपना राइटअप लिखेंगे। मैं ये कह रहा था कि राइटअप लिखने के साथ साथ इसमें उन विषयों पर जरूर हम लोग ज्यादा परिचर्चा आगे करेंगे, जिससे कि हम तमाम प्रकार के जो दिव्यांग जन हैं तो उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए और उनके साथ हमारी यदि वो स्थिति होती है, एक सवाल आया था कि ब्रेल सीखने की कोई आयु है, तो जब स्थिति आती है तब सीखना ही पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कल परसों मेरी इस उंगली को कुछ दिक्कत हो गई थी, अब मुझे बहुत ही अत्यंत मतलब ज्यादा काम था कि टाइप करना था मुझे। अब मुझे क्या करना है, इसको बैंड लगा दिया था हॉस्पिटल जाने से, टाइप करने में दिक्कत है, इतना उंगली की स्पेस जितना कीबोर्ड में है उससे ज्यादा करने से 2-2 की प्रेस हो रहे थे। मैंने क्या किया, रात में आकर जो बैंडेज निकाल दिया, फिर टाइप करने लगा। तो क्योंकि मेरा काम चलना चाहिए। ये देखिए अभी एक्सेसिबिलिटी जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको समझने की चेतना तभी आएगी कि जब हम लोग उसका अनुभव करें। तो वो अनुभव की चेतना कुश वर्मा जी ने जगाई है, तो निश्चित रूप से मैं उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होते हुए मैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि आप जरूर हमारे इस मंच से नियमित जुड़ते रहें और लोगों को भी जोड़ें और हम लोग मिलकर काम करेंगे। और इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम लोग केवल एक कोर्स ऑफर करने जैसा काम नहीं कर रहे हैं, और ये मतलब बहुआयामी दृष्टि से और लोगों की मतलब लोगों के तात्विक चिंतन हो और व्यवहार चेतना हो, उसमें लाने के परिणाम है। और के प्रति जिन्होंने सवाल किया और जो ध्यान से सुना उनके प्रति भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। हाँ, विशेष संतोष कुमारी जी का नाम नहीं लिया मैंने। संतोष कुमारी जी ने आज सक्षम ढंग से इस कार्यशाला का उन्होंने संचालन किया है। मैं उनके प्रति परम आभारी हूँ। और उमेश भाई हर कार्यशाला में एक ना एक नए मित्र को जोड़कर उनको दायित्व सौंप रहे हैं, तो जिससे कि निश्चित रूप से हमारी इस मतलब इसको मैं कहूँगा एक आंदोलन जो ज्ञान का आंदोलन है, तो उसका विस्तार हो रहा है। निश्चित रूप से संतोष कुमारी जी का हार्दिक अभिनंदन के साथ उनको ढेर सारी बधाइयाँ सफल संचालन के लिए। तो उमेश जी आगे की सकते हैं। और काव्या जी के प्रति पुनः मैं अभिनंदन करना चाहता हूं अपने दिल से, क्योंकि काव्या जी ने कुश वर्मा जी के साथ हमारा संपर्क बना दिया है। काव्या जी सुन रही है शायद, हमारी चर्चा हो रही थी दोपहर, तो वही आगे हम लोग उमेश जी की सभी प्रकार के जो भी हमने 3 दिसंबर को जिस ढंग से है ना PWD डे, इंटरनेशनल PW डे के रूप में हमने उस दिन जो शुरू किया इस आंदोलन को, कि तभी तमाम प्रकार के लोग, तो विशेषकर जैसे मैंने कहा ना कि जो मतलब सब कुछ पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर है, वाइस चांसलर्स है,
अब ऐसे लोगों में वो चेतना ही नहीं है। अब मैं कहना चाहूंगा कि अब वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट में वो अपना फोटो या अपना वीडियो जिस ढंग से डलवाते हैं, जैसे जो सुन नहीं पाते वो उस वीडियो में ऑडियो को कैसे एक्सेस कर पाएंगे। अब उनके लिए कैसे फिर वो बात उनके दिमाग तक पहुंचा दे। तो ये तमाम बिंदु हैं जिस पर हमें काम करना है। उस दृष्टि से हमारी इन कार्यशालाओं में हर 7वीं कार्यशाला का जो हम लोग पहले केवल दृष्टिबाधितों तक हमने सीमित रखी थी, तो उसका विस्तार हम देंगे, तो ताकि कई प्रकार की जो समस्याएं झेल रहे हैं तो उनके प्रति हमारी संवेदना और हमारे कर्तव्य की चेतना जागृत हो जाए। धन्यवाद। जी सर, मैं आपको सुन रही थी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर ने बहुत अच्छा हमें आगे प्रेरणादायक व्याख्यान दिया और प्रेरित किया कि हमें हर दिव्यांग को, हर विकलांग को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो विकलांग हैं। हमें उनके दिल से अपनाना चाहिए और उनकी सहायता जैसे भी हो सके करनी चाहिए। सर कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग ये दिव्यांग लोगों को या विकलांग जो होते हैं उनको भगवान का साथ मान के छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे समाज की बुराई है, जो ऐसा समझते हैं कि ये लोग हमारे लिए भगवान का साथ हैं। हमें उनको आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी तरह प्रेरित करना चाहिए। मैंने अपने यहाँ ही बहुत दूर-दराज गाँवों में शहरों की बात नहीं करती, शहरों में तो फिर भी तकनीकी आ गई है, लोग जागरूक हो चुके हैं। पर जो गाँव में लोग हैं वो सच में यही मानते हैं कि ये भगवान का कोई शाप है और इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाए। और वो ताउम्र उसी में रह जाते हैं। उनमें चाहे योग्यता जितनी मर्ज़ी हो, जितनी ज़्यादा अधिक हो, फिर भी लोग उन्हें आगे बढ़ने के मौके नहीं दे पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारे समाज की इस वक़्त विडंबना ही कही जा सकती है और क्या कहें इसे, हमें सबको आगे बढ़ने के मौके देने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और समाज में हम लोगों को जागरूक करने के लिए जो पूर्व प्रयास हमसे होते हैं, वो हमें करने चाहिए। अ, और उन्हें ये तकनीकी सिखानी चाहिए कि आजकल के ज़माने में हम कैसे तकनीक का प्रयोग करके कैसे इन लोगों की सहायता कर सकते हैं। इसी पर मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं, मैं आपके समक्ष रखूँगी। नहीं है वो कम किसी से, बस नज़र का फ़र्क है। नहीं है वो कम किसी से, बस नज़र का फ़र्क है। ज़रूर ज़रूरत है सहारे की, ये हमारा कर्तव्य है। बनाएँ ऐसा जग जहाँ सबको समान स्थान मिले। बनाएँ ऐसा जग जहाँ सबको समान स्थान मिले। हर जीवन को समान और ऊँची उड़ान मिले। सर इसी के साथ मैं जयशंकर बाबूजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से हम इस कार्यशाला से जुड़ते हैं और ये साप्ताहिक हर सप्ताह में एक बार होती है, पूर्णमासी के दिन होती है, उसके लिए हम ऐसा नहीं है कि हर एक क्लास में हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं, किसी नई चीज़ पर चर्चा करते हैं, कुछ नया ज्ञान अर्जित करते हैं, हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हम आगे बढ़कर जीवन में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये आपसे हमने सीखा है और आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, दिल की गहराइयों से। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपकी प्रेरणा से हम आपके साथ जुड़े और इस कार्यक्रम से हम पूरे भारत के साथ जुड़ रहे हैं। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और साथ में मैं चंद्रा जी देख रही है कि पूरे भारत ही कह रही है, पूरी दुनिया क्यों नहीं कहती। उधर सर सांद्रा पूरी जी दुनिया देख की रही संस्कृति जी हाँ, पूरे दुनिया। सांद्रा जी का बहुत-बहुत दुनिया धन्यवाद, वो हमारे साथ स्पेशल जुड़ती हैं इतने दूर से। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उनका खिलखिलाता हुआ चेहरा देखती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी, जी हाँ, मैं भी आपके संचालन बहुत सुंदर थैंक था। यू मैम, धन्यवाद मैम।
और साथ में कुशल वर्मा सर ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया हमारे लिए और मुझे गर्व है उन पर कि वो इस हालत में भी इतने ऊंचाई तक पहुंचे। ये बहुत बड़ी उनके अंदर की एक शक्ति है, जो वो इस तरह आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और वो ऐसे कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वो ऐसे ही नहीं, हम जैसे अनेकों के लिए हमें भी वो आगे बढ़ने का, निरंतर सीखने का मौका देते हैं, प्रेरणा देते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद मैम। उमेश सर जी का, जिन्होंने आज मुझे प्रेरित किया और इस मंच का संचालन करने का कार्यभार सौंपा। बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सबका। धन्यवाद सर। जी, इतना बेहतरीन संचालन के लिए आपका विशेष रूप से आभार और आपको बधाइयाँ। आज वास्तव में आज का जो हमारा कार्यक्रम रहा है, काफी कुछ सीखने को, जानने को मिला है। क्योंकि जैसा कि बाबू सर ने कहा कि जो हम पिछले 1.5 साल से हम ये ज्ञान अनुष्ठान चला रहे हैं, यह केवल कोटा पूर्ति के लिए हम लोग नहीं चला रहे हैं, बल्कि इसका सीधा उद्देश्य है कि जिस भी विषय पर हम लोग कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, उससे हमारे जो भी आभासी श्रोता अगर जुड़ रहे हैं, अगर 2-3 घंटे अपना समय दे रहे हैं, तो उससे कुछ ज्ञान सीख कर जाए और उसका उपयोग अपने व्यक्तिगत करियर में, समाज के उत्थान में और देश के उत्थान में आप लगातार लगाएं। और इसी के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। अगर आप लोग इस पटल पर प्रत्येक बुधवार को 3 घंटे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं और बाबू सर उसके आयोजन सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए उसका डबल हम लोग समय दे रहे हैं, ताकि जो प्रण हम लोगों ने लिया है, क्योंकि बाबू सर ने इस वर्ष 2026 को स्टार्टअप ये वर्ष के रूप में मना रहे हैं और उसी की दृष्टि से आप देखें कि दृष्टिबाधितों के लिए हम यह चौथी आभासी कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं और चारों व्याख्यान अभी डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक सर से स्टार्ट हुई थी। आज चौथा व्याख्यान श्री कुश जी का है और चारों व्याख्यान में जो हमारे व्याख्याता रहे हैं वो खुद दृष्टिबाधित रहे हैं, जो बचपन से ही दृष्टिबाधित रहे हैं। आप देखें कि चारों व्याख्याता जो रहे हैं अपने क्षेत्र में आज काफी उन्नति किए हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं तकनीकी जो उपकरण है उसका सदुपयोग किए हैं, अपने आप को उसके अनुसार डाले हैं, अपने आप को परिपक्व किए हैं और उसके बाद आज समाज में जो इस तरह के लोग हैं उनको भी शिक्षित कर रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः मैं ये कुश वर्मा सर का आभार व्यक्त करता हूं और जितने भी श्रोता आज हमसे जुड़े हुए थे, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। अब समय आ चुका है कि हमेशा की तरह जो हमारे पटल की गरिमा है, मर्यादा है, उसका ध्यान रखते हुए आज के जो मुख्य वक्ता श्री कुश जी को मैं डॉक्टर बाबू सर के माध्यम से प्रमाण पत्र से हम सम्मानित करवाते हैं। तो एक बार पुनः आज की जो हमारी कार्यशाला रही है दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता, शुरुआत में ही कुश जी ने बताया था कि 2 बार सुगम्यता आया है, इसका दोनों का अलग अलग मतलब है और उस पर बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रस्तुतिकरण भी लाइव डेमो के माध्यम से दी और कई सारे महत्वपूर्ण बातें की। एक बार पुनः आपकी आत्मीयता, आपके समयदान, आपके ज्ञानदान को प्रणाम करते हुए मैं यह आत्मीय भेंट आपको देता हूं, कृपया इसको ग्रहण करें। धन्यवाद सर। पहली बार श्रीमती संतोष कुमारी महोदया ने संचालन किया इस पटल का। मैं आपको भी इसके लिए बधाइयां देता हूं और यह प्रमाण पत्र मैं आपको इस पटल की तरफ से मैं भेंट करता हूं। बहुत धन्यवाद सर। अब समय आ चुका है हमारे मित्रों से अनुरोध है कि एक बार सभी अपना वीडियो ऑन करें और कुश वर्मा जी और संतोष कुमारी जी के साथ सबका एक ग्रुप फोटो हो जाए। आप भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और हम भी हाँ 2 मिनट लगातार वीडियो में रहें सब लोग, ताकि कितना में आप आ जाए इन पार्ट पे। और उमेश जी हमारे साथ आज जो नारायण जी जुड़े हैं, जरूर नारायण जी को हमें 2 मिनट सुनना है। नारायण जी हमारे 2026 के पाठ्यक्रम के अध्येता हैं और इस साल जितने भी इस पाठ्यक्रम से जुड़े हैं
उनको नारायण जी से प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो नारायण हरलीकर जी का हार्दिक स्वागत कीजिए। 2 मिनट उनको अपना परिचय देने के लिए कहेंगे हम। और उनको धन्यवाद कोर्स सर जी। कैसा लग रहा है ये भी बताएंगे। जी तो धन्यवाद सर जी। मैं इस कोर्स में संलग्न होने से पहले जो है काफी यूँ कहूँगा कि मैं इस टेक्नोलॉजी से पूरा अनपढ़ था। अनभिज्ञ तो था ही था, अनपढ़ भी रहा। मगर अब कुछ कुछ ध्यान में आ रहा है कि जिससे मेरा कुतूहल जागृत होता है और मैं और कुछ सीखने का प्रयास भी कर रहा हूँ। ये इस दृष्टि से और कई बातें इसमें से समझ में आ रही है, तो यह अपना अभ्यास पाठ्यक्रम बहुत ही उपयुक्त मुझे लग रहा है। और इस प्रकार से और भी जो अपने अभ्यासक्रम होंगे उसमें भी मैं शायद शामिल हो सकूंगा। और नारायण जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। आपने कोर्स के बारे में तो बताया, लेकिन हमारी ये रुचि है कि हम आपके बारे में जाने। तो जरूर 2 मिनट आप अपना परिचय भी दे दीजिए विस्तार से, बहुत अच्छा लगेगा। जी ठीक है सर जी। मैं मराठी भाषा का स्नातक और एमए भी हूँ, और फिर पिछले पूरे 1970 से लेकर करीबन 2018 तक जो है पत्रकारिता से जुड़ा रहा। मैंने मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में पत्रकारिता की है। उसी प्रकार अखबार में, फिर वृत्त संस्थान संवाद क्या कहें न्यूज एजेंसी में, मासिकों में, फिर टीवी से और आकाशवाणी, इन सभी माध्यमों के साथ जुड़ा रहा मेरे इस 40-45 साल की पत्रकारिता में। और फिलहाल अभी पिछले 15 सालों से मैं विजिटिंग फैकल्टी के नाते पत्रकारिता के अभ्यासक्रम में जुड़ा हुआ हूँ। मुंबई विद्यापीठ के लिए ठाणे में रहता हूँ, तो ठाणे के नज़दीक वाले अब महाविद्यालय में मैं पढ़ाने जाता हूँ। फिलहाल थोड़ा कुछ अनुवाद का भी काम कर रहा हूँ और अंग्रेजी में कुछ इतर काम कर रहा हूँ। और उम्र के बारे में बोलूँ तो मैं अभी 78 साल का हूँ। तो परसों रविवार के दिन कई मित्र जुड़े थे, उसमें कोई स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे थे। तुरंत नारायण जी ने स्क्रीन शेयर किया, जैसे ही मैंने कहा, और स्क्रीन शेयर के साथ साथ थोड़ी सी दिक्कत आई, वे अपने बुलाए। उनके बेटे को देखकर मुझसे बड़े थे वे, तो निश्चित में आ गया नारायण जी छोटे नारायण इतनी निष्ठा के साथ कर, और उनके पे ही मैंने देखा 100% से ज्यादा पाठ्यक्रम पूरा किया था। तो आपको पता है 28 तारीख तक एडमिशन हो रहे हैं, प्रवेश रहे हैं, और इन 15 दिनों कब थे भी सवाल मैंने नहीं किया। तो बहुत अच्छा लगा कि इतनी रुचि के साथ वे अध्ययन कर रहे हैं, और स्वयं पाठ्यक्रमों का फायदा पूरी दुनिया को मिलने का एक ही सबसे बड़ा उदाहरण नारायण जी है कि वे अपने क्षेत्र में जो योगदान दिया, और आज एक शिक्षक के रूप में जब कहीं जाकर पढ़ा रहे हैं, तो एक शिक्षक के लिए आवश्यकता नॉलेज का अपडेशन है। उस दृष्टि से उन्होंने पाठ्यक्रम में ज्वाइन किया, और उनको प्रेरणा कहाँ से मिली ये मैंने पूछा नहीं है, लेकिन स्वयं प्रेरित है, तभी जाकर उन्होंने इसको सूचना जो भी जहां भी मिली है, हम तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वे हमारे इस कोर्स तक पहुंच गए। ये हमारे लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है, और हम निश्चित रूप से नारायण जी के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक है। और मैंने परसों ही बताया उनको कि हमारी कई सारी गतिविधियां चल रही है, जिसमें हम चाहेंगे कि आपकी सक्रियता हो। और उमेश जी अभी घोषणा करेंगे कि जो ये हमारे टेलीग्राम समूह के माध्यम से
जो इसमें आपके अभ्यास के लिए जो क्विज चलाते हैं उसके बारे में भी उमेश जी जानकारी देंगे। तो नारायण जी पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे आप प्रेरणा के बड़े धन्यवाद स्रोत सर जी। हैं। चाहेंगे कि एक सत्र में व्याख्यान दें, व्यावहारिक कार्यशाला तो आपको समर्पित होगी, आप व्याख्यान देंगे और विषय उमेश जी के साथ आप तय करेंगे। धन्यवाद और सर जी। दूसरा आपका मोबाइल नंबर मैं चाहूंगा, मुझे तो मिल जाता है डेटाबेस से, लेकिन सबको इसलिए आप चाहे तो यहाँ पे इसमें टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, जी ताकि जरूर। आपको कुछ और काम सौंप रहा हूँ। आपका इंटरव्यू भी हम लेंगे, जी क्योंकि पत्रकारिता, मराठी जी पत्रकारिता पर केंद्रित एक अंक हम निकाल रहे हैं, उसके लिए आपका इंटरव्यू भी हम लेंगे। जरूर सर, उमेश अभी जी दे रहा हूँ हमारे, मेरा। जी जी, उमेश जी अभी आप बता सकते जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैं टेलीग्राम चैनल जी जी बता दीजिए आप। नारायण हाँ सर जी, नारायण सर हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और जैसा कि बाबू सर बाबू सर ने बताया कि सर हमारे इस भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के पूर्व अध्येता भी रहे हैं, और इस पटल का सौभाग्य होगा कि सर के व्याख्यान से हम सभी लाभान्वित हों। क्योंकि मेरे यहाँ अचानक से लाइट चली गई है। सुनिए उमेश जी, पूर्व अध्येता नहीं, वर्तमान सत्र के है ना शिक्षार्थी है नारायण जी, वर्तमान सत्र में है वे। जी 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 सर। तो मैं अभी चैट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों के लिए साझा कर दिया हूं। और जैसा कि हमने अपने जो व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम जो ग्रुप का लिंक हमने दिया है, उस पर एक पोल हमने किया था और आप लोगों से पूछा था, आप लोगों की प्रतिक्रिया हम जानने का प्रयास किए थे कि आप लोग बताएं कि किस दिन पर कितने समय पर हम प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन करें, ताकि आप लोग आसानी से उस समय उपलब्ध हो और प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें। यह सब पूर्णतः निःशुल्क है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। और इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का केवल एक ही उद्देश्य है, ताकि आप लोग जो जिस पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी ज्ञान चेतना को संवर्धित कर रहे हैं, जब आप एनटीए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अंतिम परीक्षा 18 जून को ली जाएगी, उसकी दृष्टि से आप लोगों का अच्छा अभ्यास हो सके, इसलिए हम लोग प्रत्येक अभी सप्ताह में शनिवार को शाम 7 बजे हम यह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का शुभारंभ इस शनिवार से हम लोग कर रहे हैं। आप लोग इससे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और अनुरोध है कि आप लोग इस शनिवार को आप लोग 7 बजे या 6:55 तक टेलीग्राम पर लाइव आ जाएं और 7 बजे एकदम एग्जैक्ट हम प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता पार्ट 1 की शुरुआत करेंगे। पार्ट 1 के दौरान जितने अध्याय हैं उनसे करीब 25-30 प्रश्नों पर आधारित हमारी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रहेगी। और चूंकि हम लोग प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपनी चेतना विकसित कर रहे हैं, तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी से ही वहां पर मूल्यांकन होगा। जितना सही प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जितने कम समय में देते हैं, वो ऑटोमेटिक टेलीग्राम के अंदर जो क्विज बोर्ड है वो मूल्यांकन करता है और आपके सामने रिजल्ट मिल जाता है। एक अच्छा 20 से 25 मिनट या 15 मिनट में एक अच्छा अभ्यास हो जाता है। आप सभी 1500 लोग जो इस बार पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आप सभी अपने अभ्यास के लिए कम से कम 15-20 मिनट निकालें अभी सप्ताह में, और बीच बीच में जब भी आप लोगों को फुर्सत मिले पाठ्यक्रम का अध्ययन करते रहें, जो वीडियोज हैं वीडियो सुनते रहें, असाइनमेंट सबमिट करते रहें। चूंकि असाइनमेंट की तिथि अप्रैल अगले महीने 30 तारीख है, उसके पहले 15 सप्ताह के पाठ्यक्रम का आपको असाइनमेंट जमा कर देना है। अब चूंकि काफी लोग केवल मुझे पता है काफी लोग प्रमाण पत्र की दृष्टि से इस कार्यक्रम में, इस ज्ञान अनुष्ठान में जुड़ते हैं, तो मैं बार बार कहता हूं कि ये प्रमाण पत्र का कोई वैल्यू नहीं है जब तक उस विषय से संबंधित आपके पास 2-4 मिनट बोलने के लिए शब्द शक्ति न हो। अगर प्रमाण पत्र आप दिखाते हैं और उस पर बोलने के लिए कहा जाए और आप पता चला एक लाइन भी नहीं बोल पाए, तो वो प्रमाण पत्र किस बात का। मैं आप सभी को प्रमाण पत्र देता हूं, मैं प्रमाण पत्र खुद नहीं लेता हूं। तो इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि केवल प्रमाण पत्र की दृष्टि से न जुड़ें। यह हम लोग वास्तव में एक क्रांति की तहत हम लोग चला रहे हैं, इसीलिए हमने इसको नाम दिया ज्ञान अनुष्ठान। यह कोटा पूर्ति के लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए न मंत्रालय से कोई फंड अलाट हुआ है, न विश्वविद्यालय की तरफ से अलाट हुआ है। आप सभी की आत्मीय सहयोग से
हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि एक दूसरे के सहयोग से हम कुछ नई चेतना, नया तकनीकी, नई प्रौद्योगिकी हम लोग सीखें। आज एआई का युग है, लगातार परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन की तरफ हम लोग लगातार अग्रसर हो रहे हैं। जब हम विकसित भारत की संकल्पना कर रहे हैं तो उस विकसित भारत में हमारी क्या अहमियत होगी, हमारी क्या जिम्मेदारी होगी, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। तो अब मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग ये फीडबैक फॉर्म का जो लिंक दिए हैं उसके माध्यम से आप प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त कर पा रहे होंगे। इसके साथ ही चैट बॉक्स में हमने अपना मेल आईडी उपलब्ध कराया था। जो लोग आज की कार्यशाला का रिपोर्ट प्रेषित करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर रिपोर्ट लिखें, भेजें। उसमें मतलब कुछ अगर पूरा कार्यक्रम अटेंड किया है, आपने प्रतिभाग किया है, तो जो भी आपके मन में है, हो सकता है कि पहली बार में आपको पुरस्कार न मिले, लेकिन लगातार आप जब प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक दिन आप पुरस्कार के लायक भी हो जाएंगे और आपको निश्चित रूप से आपकी परिश्रम को और आपके लेखनी को पहचान मिलेगी और हम लोग आपको इस पटल पर पुरस्कृत करेंगे। अभी पिछले कार्यशाला जो आयरिस रोबोट के माध्यम से हमने कराई थी, उस दौरान भी हमने आप लोगों से आग्रह किया था कि आप लोग कार्यशाला का रिपोर्ट हमारे पास भेजें, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं भेजा था। हाँ, आभार 2-3 लोगों का मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ था कि कार्यशाला वास्तव में बहुत अच्छी थी और पहली बार वो लोग लाइव आयरिस के साथ संवाद कर सके, अपने प्रश्नों को रखे और आयरिस ने जो जिज्ञासाएं दी थी उसके माध्यम से उन्हें समाधान भी प्राप्त हुआ था। तो एक बार पुनः आप सभी की आभासी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यूं ही सक्रियता आप लोगों की बनी रहेगी। फिर हम लोग शनिवार को टेलीग्राम चैनल पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करेंगे 20-25 मिनट के दौरान और उसके बाद अगले सप्ताह फिर हम किसी नए विद्वान के साथ इसी पटल पर शाम 6 बजे उपस्थित होंगे और कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है, एक बार थोड़ा सा प्रयास करें, लिंक काम कर रहा है। मैं एक छोटा अनाउंसमेंट कर देंगे। जो इस कोर्स में इस सत्र में जुड़े हैं, आपको पता है कोर्स का प्रमाण यदि आप चाहेंगे, कोर्स का प्रमाण पत्र एनटीए की परीक्षा में शामिल होने के बाद ही मिलता है, ये आपको पता है। और मैं आपको ये सूचना जरूर देना चाहता हूँ, कोर्स में करते समय जिस ईमेल पता का इस्तेमाल आपने किया है और उसी ईमेल के माध्यम से ही आपको कोर्स के अंदर आकर असाइनमेंट जमा करना है। वो तो करते होंगे क्योंकि कोर्स के अंदर जिन्होंने पंजीकरण नहीं किया वो नहीं जा पाते, तो जाते होंगे। लेकिन कल मान लीजिए आप एनटीए की परीक्षा के लिए पंजीकरण करेंगे, उस समय आपके दूसरे ईमेल से आप पंजीकरण करेंगे, निश्चित रूप से समस्या होगी। समस्या क्या होगी? जैसे आपने पंजीकरण के लिए एक ईमेल का प्रयोग किया, फिर वहां पे परीक्षा पंजीकरण अलग ईमेल से किया, तो आपके मूल्यांकन 2 ढंग से होता है, एक आंतरिक मूल्यांकन, एक परीक्षा का मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन पूरा मशीन ही कर लेता है, तो उसमें जो भी आप असाइनमेंट जमा कर रहे हैं उसका ऑटोमेटिक वैल्यूएशन हो जाता है। तो ये वैल्यूएशन चूंकि तालमेल नहीं बन सकता उसमें, चूंकि आपका खाता एक अकाउंट से खुला है, मतलब एक ईमेल अकाउंट से, अब दूसरे ईमेल अकाउंट से आपने परीक्षा दी है, इन दोनों के बीच जो तालमेल नहीं बनता, तो इसलिए आपको अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता। तो ऐसे शुरुआती दौर में काफी मेहनत करके, मतलब काफी लोगों से संपर्क करके हमने अपने एक विद्यार्थी को प्रमाण पत्र तो दिलवा दिया था। ये आगे से नहीं हो पाएगा क्योंकि घोषणा एनटीए और एसएससी ने कर दी है कि बिल्कुल हम लोग उसको नहीं मानेंगे, एक ही ईमेल के माध्यम से आपको काम करना है। तो वो जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि मान लीजिए आप 2 ईमेल से पंजीकरण कुछ लोग ऐसे करते हैं, जिस ईमेल से आपने इंटरनल जमा किया है तो उसी ईमेल का पता देते हुए आपको एनटीए की परीक्षा के लिए फॉर्म अभी नहीं है, जब आएगा तब भरना है। तो जो चाहते हैं वे जरूर ये ध्यान रखिए। और बाकी जैसे उमेश जी ने कहा, हम अगले शनिवार मतलब डेट दे दीजिए आप, परसों 18, 19, 20, 21 तारीख है ना उमेश जी, उस दिन से हम लोग टेलीग्राम चैनल पर जो पहले पार्ट से एक क्रम, जी सर। हाँ, तो 21 तारीख को शाम 7 बजे
तो आप सबसे अनुरोध है जो भी इस कोर्स में इस सत्र में जुड़े हैं, इनके अलावा भी जो रुचि रखते हैं, निश्चित रूप से आप भी, चूंकि एक प्रतियोगिता जैसा खेल खेल में सिखाना चाहते हैं विषयों को, अब थोड़ी देर में देखेंगे कि उस माध्यम से आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप जवाब देने के लिए आपको एक 45 सेकंड का है, तो तब तक आप क्लिक करेंगे, फिर आप एक दिन टॉपर बनेंगे और आपको टॉप 3 को जो है स्वयं जो टेलीग्राम ही आपको आपकी तारीफ में बहुत कुछ क्रिएट करके आपको दिखा देता है कि आप टॉपर हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा, सीखने के लिए बहुत अच्छा मंच है ये उमेश जी की प्रेरणा से। और हमारी पूर्व विद्यार्थी तमाम इसको चला रहे हैं और विशेषकर हेमा जोशी जी इस पर काफी कंट्रीब्यूट कर रही है। ये हमारी पूर्व विद्यार्थी रही है, उमेश जी के बैच की रही है। तो इन सबका जो सक्रियता, इनका उत्साह जो है सबके लिए लाभदायक हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप इनका फायदा जरूर उठाएं। धन्यवाद उमेश जी, आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। साथियों, मैं यह भी चाहूंगा कि इस बैच 1500 से अधिक लोगों ने इसमें इस पाठ्यक्रम में पंजीकरण किया है। मैं केवल आप लोगों को एक प्रतिभागी के बतौर इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए नहीं देखना चाहता, बल्कि वह भी तकनीकी कुशलता हम लोग डेवलप करना चाहते हैं कि कल के दिन में आप मान लीजिए किसी कॉलेज से, किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो आपको भी इतनी तकनीक पता होनी चाहिए कि कल के दिन में बच्चों को इस तरह का प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करवाना है तो किस तरीके से हम करवा सकते हैं। अगर जो लोग इच्छुक हैं, केवल हम ही लोग नहीं, आप लोग भी इसको सीखें और कल के दिन में आप लोग खुद इसमें योगदान दें, ताकि हमारी जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अभी हम साप्ताहिक आयोजित करवाएंगे, जैसे ही परीक्षा की घड़ी नजदीक आएगी तो हम लोग प्रत्येक दिन शाम को हम आयोजित करवाएंगे, ताकि दोबारा उसका अभ्यास हो सके और आप लोग परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। हमारा पूरा यही उद्देश्य है। तो जो लोग भी इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को बनाना सीखना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि वो हमसे संपर्क करें और उनको भी हम लोग प्रशिक्षित करेंगे। 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में आप आराम से सीख जाएंगे कि कैसे टेलीग्राम पे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, प्रश्नों का चुनाव कैसे करते हैं, विकल्प कैसे बनाते हैं, सब कुछ हम लोग बता देंगे। और जैसा कि बाबू सर ने कहा था अपने व्याख्यान अध्यक्षीय भाषण के दौरान कि केवल यह बाबू सर या उमेश का या ये वन मैन आर्मी की तरह ये कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम पिछले 1.5 साल से हम तभी चला पा रहे हैं जब आप सभी की ये भौतिक आभासी उपस्थिति हमें आत्मीयता के बतौर प्राप्त हो पा रही है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग यूं ही सक्रियता के साथ इस पटल से जुड़ते रहें, अपनी तकनीकी कुशलता चेतना का विकास करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान अनुष्ठान से लाभान्वित हो सके। बस हम लोगों का यही एक उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। जितने लोग इस ज्ञान अनुष्ठान में अपनी सहभागिता या कुछ योगदान देना चाहते हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को प्रमाण पत्र आज की कार्यशाला की प्राप्त हो गई होगी प्रतिभागिता। तो मैं बाबू सर की अनुमति से इस ज्ञान अनुष्ठान को यहीं पर विराम देता हूं। फिर अगले बुधवार को हम नए विषय पर हम लोग मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। सर्वेशाम मंगलम की शुभकामना के साथ सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।